पहला नवरात्रा है और नवरात्रों के प्रारंभ पर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज एक विशेष विषय को लेकर के आपसे मिलने की योजना बनाई है। हमको खांसी जो है ना अभी तंग कर रही है। नहीं ठीक। तो जैसे नवरात्रों में हमें कामना करते हैं कि हर चीज़ शुद्धता की ओर बढ़े, जो भी कोई मनुष्य जीवन की, समाज जीवन की, परिवार जीवन की कमियां, कमजोरियां, बुराइयां, उसको हम पीछे छोड़ें और एक नवरात्रे का मतलब यह है कि नए उत्साह के साथ, नए संकल्प के साथ, नई योजना के साथ आगे बढ़ा जाए। तो आज ऐसा ही एक कार्यक्रम, वैसे तो हम पहले भी अलग अलग नामों से सुधार के कई कार्यक्रम करते रहे हैं, कभी सुशासन के नाम से, कभी एक और सुधार के नाम से बहुत कार्यक्रम ने किए हैं। जैसे पिछले दिनों में रजिस्ट्रेशन का काम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन किया हमने और लगभग 1.25 महीने रजिस्ट्रेशन का काम बंद रहा और आज एक सुचारू ढंग से वो सब चल पड़ा है। तो जो गलत काम करने वाले थे उनके ऊपर एक चेक लगा है। ऐसे ही नए सुधार कई हमने प्रोक्योरमेंट के काम में भी किए। किसानों को डायरेक्ट पेमेंट की बात की। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो सिस्टम में एक बहुत सालों से अभ्यास गलत पड़ा हुआ था कि बाहर के प्रदेशों से सस्ती चीज़ें लाना और यहाँ महंगे रेट पर बेचना, इस पर भी हमने काबू पाया है। चाहे वो बाजरे की बात है, चाहे धान की बात है, चाहे और फसलों की बात है, ताकि हरियाणा के किसान को लाभ मिले, वो लाभ बाहर के लोग ना उठा करके ले जाए, खास करके अपने स्टेट के एक्सचेकर की कॉस्ट पर। उसी प्रकार का एक आज वो है ट्रांसपोर्ट विभाग में एक आमूलचूल परिवर्तन करने की बात। और उसमें भी पूरा ट्रांसपोर्ट विषय नहीं ले रहे, उसमें आरटीए ऑफिस, इसके सुधार के लिए एक योजना बनाई है हमने। बहुत शिकायतें आती रही हैं आरटीए ऑफिस में भ्रष्टाचार, और बहुत से ऐसे कॉकस बन गए, ऐसे ग्रुप बन गए, और जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के नाते से सब एक दूसरे का लाभ करते रहे और सरकार को उसका नुकसान भी होता रहा, पब्लिक को भी नुकसान होता रहा। उसको ठीक करने के लिए हमने जो योजना बनाई है उसके मुख्य मुख्य बिंदु आपके सामने मैं रखता हूं। पहले तो ये जो हमारा जो आरटीए, जो सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये जो था इसको एक एडिशनल काम करके दिया जाता था, कभी एडीसी को, कभी किसी और अधिकारी को। तो आगे से डिस्ट्रिक्ट का एक अलग ऑफिसर, डेडिकेटेड ऑफिसर, एक्सक्लूसिव ऑफिसर, ये इस काम को देखेगा। अभी एडिशनल चार्ज नहीं मिलेगा किसी को भी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। समय के अभाव के कारण से या उसके अतिरिक्त काम होते हैं उसके कारण से, पूरा ध्यान न देने के कारण से कुछ समस्याएं थी। तो अब वो अलग से होगा और उसका नाम भी बहुत प्रदेशों में इसका नाम आरटीए ना होकर के डीटीओ है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। हम भी अपने जो आवश्यक प्रावधान है चेंजेस के वो करके, और इसका नाम डीटीओ हुआ करेगा आरटीए के बजाय, और एक्सक्लूसिव होगा, अन्य कोई काम नहीं होगा। आरटीए यानी डीटीओ जो भी कुछ है, इसमें जो कार्यालय में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इवन आरटीए भी पहले एचसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर रहा करते थे। अब जरूरी नहीं कि एचसीएस आईएएस ही हो, तो अच्छी रेपुटेशन के क्लास 1 के अधिकारी किसी भी विभाग से, आईएएस भी हो सकते हैं, एचसीएस भी हो सकते हैं, अन्य किसी विभाग के क्लास 1 के अधिकारी भी उसमें हो सकते हैं। इवन कुछ आईपीएस या एचसीपीएस भी इसमें हो सकते हैं, फॉरेस्ट से भी हम ला सकते हैं। अच्छे ईमानदार अधिकारी 22 लोगों की नियुक्ति ये आज, क्यों सर आज कर देंगे ना, ये नियुक्ति आज सब हो जाएगी इमीडिएटली। आज से इस काम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। जिलों में ऐसे व्यक्ति जो बिचौलियों का काम करते थे, ट्रांसपोर्टर्स और आरटीएफएस के बीच में,
ड्राइवर से मिले रहते थे, मालिकों से मिले रहते थे, ऑपरेटर्स से मिले रहते थे। तो जो बिचौलिए, जिसको यूसीएम के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में यूसीएम क्या होता है, उसका यूसीएम की क्या शब्दावली है भाई? अनडिजायरेबल कॉन्टैक्ट मैन। अनडिजायरेबल कॉन्टैक्ट मैन, ये उसकी एब्रीवेशन है। तो ऐसी एक लिस्ट ये हमने बनवा ली है, और बनवा करके ये लिस्ट 2 दिन के अंदर अंदर ये जो नए ऑफिसर्स आएंगे उनको उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि इनकी अप्रोच इस डीटीओ के ऑफिस में ना बन पाए, और जहां भी संबंधित जगह पर इनकी लिस्ट भी लगानी पड़ेगी तो लिस्ट लगा देंगे। ऐसे चिन्हित कर लिए गए हैं। लगभग अनुमानता ऐसी संख्या 250 के आसपास है पूरी स्टेट में। बिचौलिए, यानी अगर ऑन एवरेज देखें तो हर जिले में 10 लोग हैं। तो ये सब धंधे करते हैं। बहुत लोगों के ऊपर इक्का दुक्का कोई केस भी बनता है, वो फिर जल्दी छूट जाता है, लेकिन उसको ओपन उजागर कर देंगे ताकि समाज में भी उनकी छवि ध्यान में आए। इसलिए इस काम को इस ढंग से करेंगे। बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जो ऐसे जो स्टाफ लोग, कर्मचारी हैं वो लोग, और इसमें बिचौलिए और ट्रांसपोर्टर्स के मालिक और ड्राइवर्स। कभी भी कोई मूवमेंट किसी अधिकारी की किसी सड़क पर होने लगती है तो वो जो ऑपरेटर है इस व्हाट्सएप ग्रुप का, वो कर्मचारियों के नज़दीक होता है। उसको इन्फॉर्मेशन मिलते ही सारे उस रूट पर ये जानकारी उनको मिल जाती है कि अब आरटीए आ रहा है, या ये अधिकारी आ रहा है, ये छापे लगाएगा, या रोकेगा, ओवरलोड रोकेगा, ये करेगा, वो करेगा। सब अलर्ट हो जाते हैं, गाड़ियों को साइड में लगा करके और साफ हो जाते हैं। तो इन व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी डिस्करेज किया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से ही एक मैसेज सबको दिया जाएगा कि आगे से ये चैप्टर बंद। अब जो भी इस प्रकार के काम को करेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट। ये जो माल ढोने वाले वाहन है, कमर्शियल वाहन, इनकी फिटनेस की जांच के लिए इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सेंटर, ये जो पहले तो मैनुअली सब करते थे, एमवीआई सड़क किनारे बैठ करके, और एमवीआई जो है जिस प्रकार का धंधा करते थे, आज भी अभी प्रैक्टिस है, लेकिन उसको सबको बंद करने की हमने प्लानिंग बना ली है। रोहतक में एक इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर ये हमने बनाया है, और 6 सेंटर इस प्रकार के लगभग 150 करोड़ रुपया लगा करके अम्बाला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, इनमें भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि सभी गाड़ियों का फिटनेस चेकअप इलेक्ट्रॉनिकली हो सके। ऐसा नहीं कि गाड़ी आई, दिखाया और उसको बस एक सर्टिफिकेट दे दिया तो जाओ भाई, जिसके कारण से एक ऐसा व्हीकल जो शायद अनफिट होता है तो भी उसको फिटनेस सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से पैसे दे करके मिल जाता है, जिसके कारण से एक्सीडेंट्स ये बहुत होते हैं, जिसके कारण से वो वाहन जो है वो अपने आप में योग्य नहीं होता चलने के। इसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस, इसके लिए भी ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ऐसे 11 जिलों में, कैथल, बहादुरगढ़, रोहतक, फरीदाबाद, नूंह, भिवानी, करनाल, रेवाड़ी, सोनीपत, पलोर और यमुनानगर, ये ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ADTT ये बनाए जाएंगे, ताकि वहाँ जो ड्राइविंग का टेस्ट देगा वो ऑटोमेटिकली उसको क्या आता है क्या नहीं आता है ये ट्रैक हो जाएगा, और ट्रैक होने के बाद जो ठीक व्यक्ति है, जिसको सारा टेस्ट पास जिसने किया है, उसी को लाइसेंस मिलेगा। अदरवाइज ऐसे ही किसी को लाइसेंस पकड़ा दिया, लाइसेंस लेते ही जाकर के वो सड़क पर जो एक्सीडेंट करने की वृत्ति है, वृत्ति तो क्या है, वो हो ही जाता है उसे, क्योंकि वो सीखा हुआ नहीं है, खाली वो लाइसेंस ले जाता है। तो उसकी टेस्टिंग जो है इसको और ज़रा मजबूत की जाएगी, और इन सब सेंटर्स पर भी 30 करोड़ रुपया लागत आएगी।
हालांकि इसमें समय थोड़ा लगेगा, लेकिन ये 1 साल के अंदर अंदर सब सेंटर्स ये सब बन जाएंगे। ओवरलोड वाले जो वाहन हैं इनकी भी पहले तो जाकर के ये किसी भी कांटे पर, धर्म कांटे पर जाकर के वाहन कराते हैं, अपना टोल कराते हैं, पर्ची लाते हैं, उसमें से किसी ने कराया किसी ने नहीं कराया। अब इसमें एक नया प्रावधान हम जोड़ रहे हैं कि पोर्टेबल स्केल ऐसा होगा, सड़क पर कहीं भी रख दिया जाएगा, वाहन आएगा उसको पता ही नहीं होगा, आएगा चलेगा, उसके ऊपर से निकलेगा तो उसका वेट कितना है वो पता लग जाएगा। तो एक ऑटोमेटिक पोर्टेबल स्केल ये अभी 45 खरीद लिए गए हैं, और इन 45 को प्रयोग करने के बाद अगर ये सफलतापूर्वक काम करेंगे तो इसको बड़े स्केल के ऊपर खरीद करके हर सड़क पर, हर नाके पर, सड़क के ऊपर रखा जाता है। केवल उसकी ऊंचाई 1 इंच से भी कम होती है और वो टेपर होता है, वाहन को पता भी नहीं लगता है। वो अगले पहिए पिछले पहिए दोनों उसके ऊपर चढ़ते हैं, तो उसके जाते ही वहाँ एक स्केल साइड में मीटर लगा होगा, तो साइड में उसको पता लग जाएगा कि ये वाहन ओवरलोडेड है या नहीं है। ओवरलोडेड वाहन की आगे जानकारी दे दी जाएगी कि वाहन ओवरलोडेड है, जो एक्शन लेना ले। वाहन को ही नहीं पता लगेगा मेरा वेट कहाँ हो गया, वरना तो अगर कांटे पर जाता तो उसको पता ही है, वो अपना सिस्टम सेट करके जाता है। तो एक इस पर भी हम काम कर रहे हैं। माइंस का ई रवन्ना सॉफ्टवेयर है, और जो ई रवन्ना सॉफ्टवेयर है अभी जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का वाहन सॉफ्टवेयर है उसके साथ इंटीग्रेशन नहीं है। जो ई रवन्ना सॉफ्टवेयर है उसमें तो उसका वेट पता लग जाता है कि कितना वेट है। अब अगले 2 महीने में ये ई रवन्ना सॉफ्टवेयर और वाहन सॉफ्टवेयर इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा कि माइंस से जब वो चीज़ ई रवन्ना सॉफ्टवेयर से उसका वेट करके चलेगी तो वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी पता लग जाएगा कि वो जो वाहन आ रहा है ये इतना वेट लेकर के आ रहा है, इसलिए उसकी भी चेकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी जब वो चलेगा वहीं से। अब चूंकि माइंस डिपार्टमेंट ने थोड़ा सख्ती कर दी है, हर एक माइंस में ई रवन्ना के बिना वहाँ से गाड़ी निकल नहीं सकती है, और ई रवन्ना के हिसाब से उसका वेट का भी, हालांकि वहाँ तो केवल रेवेन्यू के कारण से उसका उपयोग हो पा रहा है, ओवरवेट के कारण से भी नहीं हो पा रहा, लेकिन इसके साथ यदि जुड़ जाएगा तो फिर ओवरवेट भी अगर है तो वो पकड़ा जाएगा। आरटीए की चेकिंग वाली जो टीम है वो टीम भी गड़बड़ ना करे, तो अब कोई भी इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर निकलेगा तो उसकी बॉडी पर बॉडी कैमरास लगे होंगे, और बॉडी कैमरा लगने के बाद वो उनकी आपस में बातचीत क्या हुई है, उसने क्या देखा है, क्या लिया क्या दिया, वो सारा उस बॉडी कैमरा में फिट हो जाएगा। उस बॉडी कैमरा की सारी रिकॉर्डिंग ये डिपार्टमेंट उसको देख सकेगा, सुन सकेगा, ताकि ये जो आता है कि भी इंस्पेक्टर जो है वही गड़बड़ करने वाला है तो उसके ऊपर भी नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी की ये सहायता की जाएगी। इसी प्रकार वाहनों की जो पार्किंग है, शहरों में पार्किंग की कई जगह पर बहुत बुरी हालत है, पार्किंग के स्थान नहीं बने हैं, ये जिम्मेवारी भी डीटीओ की ही होगी कि वो अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जिनकी पहले जिम्मेवारियां हैं, चाहे यूएलबी की है चाहे एचएसवीपी की है, तो वो सारा उनके साथ करा के तालमेल बैठा के वो काम भी डीटीओ का होगा, क्योंकि भी ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई चीज़ है कि पार्किंग की व्यवस्था ठीक हो जाए। इसी प्रकार रोड साइड में लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, वो भी हेफाजतली खड़ी न करें। अभी तक उसकी चेकिंग जो पुलिस के जिम्मे है, अब उसकी जिम्मेवारी भी डीटीओ की होगी, तो ये विषय भी उनको दिया गया है। हर शहर में ट्रांसपोर्ट नगर, अभी तक ये काम एचएसवीपी या अर्बन लोकल बॉडीज के माध्यम से ही होता है। काम बहुत स्लो हो जाता है, योजना बनती है 5-5 साल 10 साल लटका रहता है। वो काम भी डीटीओ को दिया जाएगा ताकि हर एक शहर में जहाँ कंजेशन ज़्यादा है या जो
ये ट्रांसपोर्ट नगर, खास करके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके सबके केंद्र वहीं बने, वहीं से लोड करें, अपलोड करें, शहर अंदर से डिकंजस्ट हो जाए, तो ये ट्रांसपोर्ट नगर का भी काम उनको दिया जाएगा। विषय बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है, ये लाइन बहुत बड़ी है। जहां तक मुझे जानकारी दी गई है कि कमर्शियल वाहन की संख्या हरियाणा में लगभग 1.25 लाख है। तो 1.25 लाख वाहनों का रोडवेज अलग है इसमें, या प्राइवेट व्हीकल, जो पैसेंजर व्हीकल प्राइवेट वाले का नहीं, कारें वारें वो सब अलग हैं, लेकिन केवल कमर्शियल व्हीकल हैं प्राइवेट। इन सबको ही संभालने के लिए इस डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो इनकी समस्याएं भी बहुत आती हैं, डे टू डे की समस्याएं हैं या लंबी भी होती हैं। इन सबको डिपार्टमेंट से संपर्क करने के लिए एक अलग से डेडिकेटेड लाइन, वो भी आज डिपार्टमेंट ने तय किया, बहुत जल्दी कोई नंबर उसका देंगे एक लाइन लेकर के, ताकि किसी को कोई समस्या आती तो वो अपना इस हेल्पलाइन का उपयोग कर सकेगा। अब जब इतना बड़ा ये काम बढ़ जाएगा तो अभी तक तो स्टाफ सारा, ये जो आरटी ऑफिस सोकल आज हैं, इनका पूरे प्रदेश में 627 के करीब 627 का स्टाफ है, जो कि बहुत कम है। एक जिले में 30 भी नहीं बैठते। तो इस स्टाफ को बढ़ाया जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट, और अगले 1 साल के अंदर ये सब भर्तियां की जाएंगी। जब तक भर्तियां पूरी नहीं होती तो आवश्यकता अनुसार डेपुटेशन पर जितने लोग आवश्यक होंगे वो दिए जाएंगे। जैसे ही भर्तियां हो जाएंगी तो डेपुटेशन को लोग वापस अपने अपने डिपार्टमेंट में ये चले जाएंगे। तो मोटे तौर पर एक ये शुद्धि का काम शुरू करने के लिए आज नवरात्रे का पहला दिन ये छांटा गया है, और हर अगले काम के लिए बाकायदा डेट्स तय कर ली गई हैं। आज से ही वो सब चीजें शुरू हो जाएंगी। है मेरे पास आज ही ये नियुक्तियां हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया 2 दिन के अंदर अंदर सभी जो यूसीएम्स हैं उनकी लिस्टें ये दे दी जाएंगी। सभी आरटीएस से, डीसी से ये स्वयं मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बात करूंगा, सारी योजनाएं ठीक से उनकी सिस्टम शुरू हो जाए, और जितने नए प्रावधान हैं उनके सबके कब टेंडर होगा, कब तक पूरा हो जाएगा, कब तक भर्तियां हो जाएंगी, ये सारा टाइम टेबल शुरू हो जाएगा। मोटे रूप से इसको इफेक्टिव करने में हमको लगभग 2 महीने लग जाएंगे। आज से शुरू करके 2 महीने तक सारी चीज़ फुल प्रूफ हो जाएगी। लेकिन मैसेज आज ये इसलिए दिया जा रहा है, इमीडिएटली जिन लोगों को सावधान होना सावधान हो जाए, और इसके बाद आगे करने की मनस्थिति न रखें, क्योंकि ये भ्रष्टाचार बहुत नीचे तक बहुत जगह पर फैला हुआ है। अभी तक हमने सारी पॉलिसी, सारे सिस्टम्स ऊपर बनाए हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर विभाग के अंदर क्या कुछ किया जा सकता है उसको हम एक एक विभाग करके कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले उदाहरण बताया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फिर ये फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, अभी आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। बहुत जल्दी 1-2 विभागों के और करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं वो भी आपके सामने ले करके आने वाले हैं। कोई बात और क्या? नहीं सर। मित्रों कोई विषय अब बताओ। सर, एक तो पार्किंग वाला आपने जो बताया है, ये जो पार्किंग स्थल कितने निर्माण होने चाहिए? नहीं, शहर की ओवरऑल पार्किंग, आखिर शहर की ओवरऑल पार्किंग जिसमें कारें जहाँ खड़ी होंगी, स्कूटर जहाँ खड़े होते हैं, जिनका निर्माण बहुत लटके हुए हैं, जहाँ कहीं अभी जमीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, संबंधित डिपार्टमेंट से बात करेंगे। तो ये पेड पार्किंग होगी सर या? हाँ, सभी, वो तो कमर्शियल पार्किंग होती, पेड ही होती सब जगह। फ्री पार्किंग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आज पार्किंग स्थल जहाँ बनाने होंगे जमीन की कीमत बहुत है, कंस्ट्रक्शन बहुत होती है। हाँ, वहाँ पर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज उन पार्किंग के साथ जोड़ दी जाती है ताकि कुछ इनकम वहाँ से हो जाए, बाकी पार्किंग्स का भी पेड पार्किंग में से इनकम हो जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ है वो
एक पीपी मॉडल पर ही होगी। पीपी, हाँ। जो डीटीओ पे हम सब जो वापस जाए हैं, ये 2005 तक, मार्च 2005 तक ये डीटीओ होते थे। फिर ये आरटीए बने। पहले बंसीलाल जी के टाइम में आरटीए 4 थे, फिर चुनाव साहब के टाइम में 20 डीटीओ बन गए, हंजीला भी बन गए। फिर आपने इस पर हैमरिंग की, भ्रष्टाचार पे हैमरिंग करने के लिए आरटीए सेक्रेटरी एसएस होते थे, फिर आपने एडीसी को दे दिया। तो आपका जो बार बार इस पे हमला करने का प्रयास भ्रष्टाचार थे, उस पे अभी तक मुझे लगता है क्योंकि सबका नहीं हो पाता कि हम उस पुराने सिस्टम पे डीपीओ में जा रहे हैं। देखिए, आरटीए का मतलब होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। रीजन होता था 4-5 जिलों को मिला करके, जैसा आपने इसमें बताया कि उन्होंने फिर हाँ डीटीओ के बाद आरटीए इसलिए बना दिए थे कि भी अब डीटीओ की शायद समझी होगी इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए 5-5, 6-6 जिलों को, 4-4 जिलों को मिला करके एक आरटीए। लेकिन आज प्रैक्टिकल सब जिलों में ऑफिसर है और उसको आरटीए कहते हैं, तो प्रैक्टिकली वो आरटीए है नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट का ही ऑफिसर है। आरटीए तब थे जब 4-4, 5-5, 6-6 जिलों को मिलाकर थे। जैसे आज हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं, वो 4-4, 5-5 जिलों को मिलाकर हैं। डिप्टी कमिश्नर एक जिले का है, तो जब एक जिले का अधिकारी है तो इसका नाम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर इसलिए किया है। भ्रष्टाचार पे चोट करने के लिए 6 साल में आपने 0 टॉलरेंस की नीति स्थापित की, फिर भी आज आप ये कह रहे हैं कि इनमें भ्रष्टाचार बहुत नीचे स्तर तक है। इससे पुलिस ने भी ओवरलोडिंग वाला एक बहुत बड़ा घूस पकड़ा था, जिसमें कुछ अफसरों को भी नाम आए थे। मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि आपकी इतनी सच्चाई के बावजूद 6 साल में हम भ्रष्टाचार ट्रांसपोर्ट पे कैसे नहीं रोक पाए? देखिए, नहीं रोक पाए ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत चीजें हमने अभी तक तो सिस्टम, जैसे कुछ नियमों में बदलना है, पॉलिसी बदलनी है, कानून बदलना है, आज हम स्टेट के लेवल पर लगे रहे और अब एक एक डिपार्टमेंट की जो बारीकियां नीचे तक, देखिए कोई भी काम है वो ओवरऑल आप कहें कि एक ही दिन में सब हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत धीरे धीरे काम करने का है और इसमें जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी 2 तरीके से ठीक किया जा सकता है, बल्कि 3 तरीके कह सकते हैं। एक तरीका होता है कि करेक्टिव मेजर्स, ठीक करना, सिस्टम ठीक करना। सिस्टम ठीक हमने किया, आज संयोग से टेक्नोलॉजी की जमाना है तो उसमें सिस्टम ठीक हो गया। दूसरा होता है उसको थोड़ा सा एक पब्लिकली अवेयर करना और उसको थोड़ा इंस्पायर करना कि देखो भ्रष्टाचार ठीक नहीं है, आखिर प्रदेश के हित में यही है कि भ्रष्टाचार से दूर रहे, अपनी शुद्ध कमाई वो हम करें, कहां। बेरोजगारी भी कई बार गलत काम करने के लोगों को प्रेरणा देती है, रोजगार के नाते से हम बहुत सी चीजें कर रहे हैं और आज हमारे यहाँ कहने के लिए विपक्ष कुछ भी कहता रहे, आज हमारे बेरोजगारी उतनी बड़ी मात्रा में नहीं है जितनी हम दूसरे प्रदेशों में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या उन प्रदेशों में देखते हैं, बंगाल में देखते हैं। तो हमारे यहाँ उस प्रकार का मामला नहीं है। तीसरा, जो फिर भी ना माने फिर होता दंडात्मक कार्रवाई। तो ये मिला जुला सारा मामला चलाना पड़ेगा, हर किसी को दंड देना बाकी काम करने नहीं, ऐसा नहीं है। करेक्टिव मेजर्स भी करने हैं, टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना है, लोगों को समझाना भी है, वार्न भी करना है। और हम अगर आगे ठीक हो जाए तो पिछली चीजों को थोड़ा थोड़ा जितना करना होगा दंडात्मक करते रहेंगे। अब पीछे चीजों के पीछे पड़े रहेंगे, आगे ठीक नहीं करेंगे तो उसका हेतु हल नहीं होता है। वरना तो लगातार सरकारें इसी काम में लगी हुई हैं। आगे ठीक कैसे करना, हम इसके ऊपर चल रहे हैं और इसके लिए बहुत काम करना, मेहनत करनी पड़ती है। अभी तो हम जो परिवार पहचान पत्र का विषय ला रहे हैं, जब वो फुल फ्लेज्ड आएगा आप देखना बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी, उसमें बहुत चीजें ठीक होंगी। लेकिन वो थोड़ा लेट चल रहा है, बड़ा काम है, बीच बीच में और चीजें आती हैं। हमारा आईटी डिपार्टमेंट, इसको भी हम थोड़ा सा और चुस्त दुस्त कर रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट भी जितना बड़ा आज के सिस्टम के हिसाब से चाहिए वो भी हमारा नहीं है। तो ऐसी चीजें एक एक करके ठीक होती हैं। भर्तियां करनी पड़ती हैं, भर्तियों में ठीक आदमी करने पड़ते हैं। अब पिछले साल हमने लगभग 84-85 हजार लोगों की भर्ती की 5 साल में। 5 साल में कभी भी 85 हजार लोगों की भर्ती नहीं हुई। अब इस समय फिर भर्तियां शुरू होंगी तो लगभग 1 लाख की भर्तियां इस 5 साल में होंगी। हमारे 4 लाख के सारे स्ट्रक्चर में अगर ये 2 लाख लोग ठीक ठाक जब आएंगे तो आधी समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। सीएम साहब, आपने एक बड़ा स्टर्न मैसेज दिया है कि आज से सुधर जाइए, आगे मौका नहीं मिलेगा। पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट का जुडिक्शन है, इम्प्लीमेंटेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन का है। सर, ऐसे में लॉन्गर टर्म में आपने एक इनिशिएटिव लिया है करप्शन को इरेडिकेट करने का, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर रहती है या रियलिटी में उसको उतना नहीं उतार पाता, तो उसकी इनकॉन्टिन्यूशन
किस तरह से चेक किया जाएगा कि ये जो चीजें आप कर रहे हैं, जो टेक्निक्स आप ला रहे हैं, उसका सही से इस्तेमाल हो रहा है, और जिस चीज के लिए लाया जा रहा है क्या उसके ऊपर रोक लग रही है या नहीं? देखिए, उसके लिए मैंने अभी मेथड बताया। पहली बात तो ये है कि इस विषय को इंडिपेंडेंटली एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड जो व्यवस्था की है, वरना ये जो हमारे आरटीएस थे ये मुख्य काम तो अपना दूसरा करते थे, ये एडिशनल काम होता था। तो एडिशनल काम से हटा करके इसका इंचार्ज एक एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड बनाया। दूसरा, इसमें सिलेक्शन करते समय हम जो ठीक अफसर हैं, ईमानदार है, आखिर अफसर हर तरह के होते हैं, आपको भी पता है, तो हमें अच्छे जो ऑफिसर है 22 वो छांट करके उसको हमने ये तोड़ दिया कि भी केवल IAS या HCSC होंगे, हम बाहर की एंट्री भी करेंगे इसमें। तो अच्छे 22 ऑफिसर लगाएंगे, लगातार इनके साथ राब्ता रखेंगे, कोऑर्डिनेशन रखेंगे, इनके साथ वार्तालाप करेंगे। जिलों में कई चीज़ें हम अलग अलग कर रहे हैं। जैसे हमने ETOs, ये ETOs नहीं, ये अपने जिला परिषद के COs जिला परिषद एकदम अलग किए, पहले कभी थे, ताकि ये ग्रामीण क्षेत्र की डेवलपमेंट का काम केवल इनके माध्यम से ही हो। इसी प्रकार हर जिले का म्यूनिसिपल कमिश्नर DMC ये हमने अलग किया, वरना ये भी DC के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर रहता था। अब ये तीसरी व्यवस्था ये अलग कर दी है। फील्ड में ऐसे जिला अनुसार अलग अलग चीजों को ठीक करने के लिए एक जिम्मेवार टीम, डिसेंट्रलाइजेशन ये जरूर करना पड़ेगा। आज हर छोटी बड़ी चीज चंडीगढ़ से चलती है, तो चंडीगढ़ से चलने के बजाय इनको हम स्टेट की बजाय एक एक चीज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मजबूत करें। और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मजबूत होगी तो वहां जो लोग हैं काम करने वाले, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे ऑफिसर हो, उस टीम में वो लोग काम करें। अभी तो हमने हर एक छोटी इकाई का बजट, ये अपना बजट बनाए, और जो उनकी इनकम, जितने ग्रांट्स हम देते हैं, चाहे वो स्टेट फाइनेंस से देते हैं चाहे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से देते हैं, ये उनकी एक इनकम है। बाकी इनकम की चिंता वो खुद अपनी करें। बहुत स्कोप है वहां भी, लोकल बॉडीज के इनकम बढ़ाने के बहुत ही तरीके हैं। अभी तक वो बढ़ाते नहीं हैं, क्यों? स्टेट दे देगा, जब मांगेंगे तब दे देगा। तो इसलिए सिस्टम बनाएंगे तो नीचे जाकर के जिम्मेवारी का भाव भी आएगा। तो जिम्मेवारी का भाव जितना नीचे जाएगा उतना एक छोटी इकाई में वो लोग इसको बढ़िया से कर पाएंगे। तो इसलिए एक ही विभाग किया है, आगे और विभाग आएंगे जिनको एक एक करके करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल और फिर हम जन भागीदारी भी करेंगे हर एक विभाग में। सीएम साहब, आपने ये कहा कि आज आपने विभाग के पीछे भी आपने कई चीजों को डिजिटलाइज किया है। हरियाणा में सर पिछले दिनों पूरे प्रदेश की टिप्पणी हुई शराब की तस्करी के मामले में, डिस्टिलरीज कितनी शराब बनाती है, बाहर जाती है, हरियाणा की शराब बाहर दूसरे प्रदेशों में पकड़ी जाती है। इस मामले में सर आप क्या सोचते हैं कि ये जो शराब की डिस्टिलरीज के ऊपर निगरानी रखने की, या फिर कितनी शराब कहाँ किस तरह से स्टॉक में जाती है, इस महकमे को और ज्यादा फोकस इस तरह से टेक्निक तौर पर करने की जरूरत है क्या? किया भी बहुत है, जरूरत भी बहुत है। कारण बताता हूं कि ये विषय ऐसा है जो केवल एक स्टेट तक ही सुधार तक सीमित नहीं है। इसमें इंटरस्टेट चीजें ये बहुत मिलीजुली होती हैं, और स्टेट्स की बाकियों की कैसी योजना बनती है उस पर निर्भर करता है। टैक्सेशन भी उस पर निर्भर करता है, ठेकेदार की जो इनकम है वो भी उसी के ऊपर निर्भर करती है। आज एक ठेकेदार उसको अगर ठीक से पॉलिसी बना करके यहाँ न लगाएं तो तुरंत दौड़ करके वो आसपास की स्टेट में पहुंच जाएगा, देर नहीं लगती उसको। और इन ठेकेदारों के तो हाथ सभी स्टेट्स में लगे हुए होते हैं, स्मगलिंग भी बहुत होती है। अभी हमारा जो एक पैमाना है जिसके ऊपर हम खरे उतर रहे हैं, हम लगातार 2015 से लेकर 2020-21 तक जिस पर हम खरे उतर रहे हैं, 2014-15 में जहां तक मैं समझता हूं हमारा 3200 करोड़ रुपया रेवेन्यू था एक्साइज का, और वो बढ़ते बढ़ते पिछले साल 6400 एकदम डबल हो गया था 5 साल में। और इस बार हालांकि एक सेटबैक हमको लगा कोविड में, लेकिन इसके बाद भी उसको इन्हीं 2 महीनों में जब से खुल गए हैं ठेके और शराबबंदी खत्म हुई है, तभी से उन 3 महीनों का हमने रिकवर भी कर लिया है। और इस बार हमको लगता है हम 7000 से पार जाएंगे। तो सरकार का तो अल्टीमेटली रेवेन्यू एक पार्ट ऐसा होता है वो घटना नहीं चाहिए। अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम चीज़ों में सुधार ला रहे हैं, लेकिन फिर भी सब सुधर गया है ऐसा दावा नहीं है। सुधारने में हम लगे हैं, क्योंकि इसमें डिस्टिलरीज का अपना एक इंटरेस्ट होता है, फिर ठेकेदारों का अपना इंटरेस्ट होता है,
फिर नीचे दुकानदारों का अपना टेस्ट होता है, 2 नंबर के धंधे भी लोग करते हैं। अभी हम पिछले दिनों में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने कितने ही छापे मार करके नकली शराब के कितनी जगह पर चीज़ें पकड़ी हैं। फिर स्मगलिंग, कैसे कैसे स्मगलिंग होती है। पीछे एक मिल्क टैंकर में शराब पकड़ी गई। फिर चंडीगढ़ में डिस्टिलरीज लगी हुई है, डिस्टिलरी नहीं, वो अपने बॉटलिंग प्लांट्स, कोई डिस्टिलरी नहीं है, लेकिन बॉटलिंग प्लांट्स वहां पर शराबें बना करके और खूब सप्लाई करते हैं। चंडीगढ़ जितनी खपत होती है उससे मेरे ख्याल 10 गुना से ज्यादा वो बनती है बॉटलिंग प्लांट्स में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, अगर ठीक से समझना हो तो एक बार जरा उन लोगों से मिलाओ जाके। नहीं, हम करेंगे, पूरा करेंगे, लेकिन सिस्टम भी चलता रहे। अब माने हमने कुछ चीज ऐसी कर दी कि जिसमें से सिस्टम ही टूट जाए। सपोज हमारे ऑक्शन में 4 ठेकेदारी भाग गए हैं, ठेका लेने वाला ही कोई नहीं हुआ, तो आप तो जाओगे नहीं ठेका लेने। एक सुझाव ये है, मैं कह रहा हूं एक सुझाव ये है, लेकिन वो कहीं सफल होता है, कहीं नहीं होता है। वहां भी आपको पता सरकारी सिस्टम में क्या होता है। हमने कितने काम करके देख लिए, इसलिए सरकारी शुरू करना बड़ा आसान है, क्योंकि पैसा बहुत होता है, बजट चला जाता है, एम्प्लॉइज आ जाते हैं, लेकिन जब वो फेल होता है तो उसको बंद करना भी मुश्किल हो जाता है। कर रहे हैं उस पर, वो जो जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं एक एक करके उसका प्रावधान कर रहे हैं। अब इन्होंने डिस्टिलरीज में सब जगह सीसीटीवी कैमराज लगाए हैं, सब जगह पुलिस की टीमें, एक्साइज एक्शन डिपार्टमेंट की टीमें वहाँ दिन रात पहरा देती हैं, सब करते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, दूसरे प्रदेशों से क्या होकर के कब चला जाता है इसका पता नहीं लगता है। सर, आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप्स का जिक्र किया जो सिस्टम में छेद है, आरटीए में जो सिस्टम बना हुआ, तो उन पर कुछ एक्शन हुआ या इन फ्यूचर क्या उसके लिए तैयारी है? दूसरा सवाल यह है कि कोविड में क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं थी स्टेट की, अब क्या हालात है? क्योंकि आप मंत्री नहीं है, कितना, क्योंकि सैलरीज भी कई डिपार्टमेंट में सुनने में आ रहा लेट हो रही है लगातार। देखिए, सैलरीज तो कहीं लेट नहीं हो रही, इक्का दुक्का किसी डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग वगैरह में कोई ठेकेदार के माध्यम से या एक आध जगह कहीं हुई हो तो हुई हो, नहीं तो सैलरीज हम सबसे पहले, हाँ, उसको स्टैगर किया था हमने कि जो सैलरीज पहले सप्ताह दे देते थे तो वो हमने अप्रैल में उसको 23-24 तारीख तक स्टैगर किया था। बाद में फिर उसको और 2-4 दिन कम किए। आज शायद 15 दिन के अंदर सैलरी पूरी हो जाती है, पेंशन चली जाती है, रीपेमेंट तो ऑटोमेटिक होती है, वो चली जाती है, इंटरेस्ट चला जाता है, सब्सिडी भी जानी होती है, बल्कि 2 महीने हमारी पावर डिपार्टमेंट की सब्सिडी नहीं गई थी, वो देनी शुरू कर दी है। अभी सारा असर पड़ा है वो डेवलपमेंट के कामों पर पड़ा था, लेकिन अब वो भी हमने शुरू कर दिए हैं। अब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 1-2 डिपार्टमेंट की कमी है, जैसे हमारी अभी रोडवेज का घाटा अभी कवर नहीं हुआ है। ऐसे ही जीएसटी का क्या है, जीएसटी सर पिछले महीने बराबर आ गया। हाँ, डीजल पेट्रोल का वैट 2 महीने से पिछले साल से बेहतर चल रहा है, बेहतर हो गया। एक्साइज का आप बताइए। एक्साइज ठीक हो गया, जीएसटी ठीक हो गया, वैट ठीक हो गया, माइनिंग भी अब ठीक हो गई। पिछले महीने 338 करोड़ रुपया माइनिंग का हमें आया, जो उससे पिछले साल का ये महीना था 330 करोड़ था, तो माइनिंग ठीक हो गया है। अब केवल रोडवेज को छोड़ करके, और मैं समझता हूँ बाकी प्राय जो हमारे सोर्सेज थे वो सब ठीक हो गए। सर, मेरा रोडवेज को लेकर एक सवाल है। हरियाणा की जो परिवहन की बसें हैं, ये हिमाचल है, उत्तराखंड है, खासकर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा जुड़ा है इलाका। दिल्ली के मुख्यमंत्री से, क्योंकि हमारी पिछले दिनों परिवहन मंत्री से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपसे बात करेंगे, तो आपकी कोई बात हुई है? दिल्ली को क्या समस्या है? क्योंकि या तो ये पूरी तरह से वहाँ वाहन बंद, प्राइवेट वाहन, छोटे वाहन बॉर्डर से जाते हैं, लोगों को इतनी बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो आपकी बात हुई? देखिए, अभी तो हमने ऑफिशियली डिपार्टमेंट की ओर से सभी प्रांतों को पत्र लिखे थे, और उसमें मुझे लगता है हिमाचल और शायद पंजाब ने तो सर किसी ने क्लियर कर दिया। हिमाचल और उत्तराखंड ने क्लियर कर दिया। इशू दिल्ली का भी है सर। अभी मेरी बात नहीं हुई है, एक बार जरा अपने आप उनकी ओर से रिस्पॉन्स आ जाए, क्योंकि बाकी स्टेट्स ने भी अभी किया है, तो एक बार बाकी स्टेट्स का भी हम देख रहे हैं, सबका आ जाए, दिल्ली बात करनी पड़ेगी तो करेंगे, क्योंकि है तो ये म्यूचुअली
मंत्री जी ने बात कर ली थी। अच्छा, आपने दिल्ली मेरी बात किससे हुई थी? दिल्ली मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बात ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की बात। मीटिंग करके जल्दी करेंगे सारी। कौन हो गया जी दिल्ली? विषय में हो गया? नहीं, अभी वो मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके बताएंगे, ऐसा करें। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कि वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात की थी, वो है क्या कि ये तो बड़ा डीएमसी का अलग है, बोर्ड का बसें अलग है, 2-4 टाइप की बसें चलती हैं, बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा था, लेकिन इशू तो आपका है, इनकी बातों को कोई ज्यादा माना नहीं है। इशू है कि मैंने इसे पहले चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, चलो नहीं नहीं, ऐसा है कि बाकी स्टेट्स का जैसे एक एक करके हो रहा है, जब लगेगा अभी बाकी स्टेट का होगा, केवल दिल्ली रह गया है, तो उस समय कोई भी बात करनी पड़ेगी, कराएंगे। दिल्ली वालों ने कहा था कि हमारी कमेटी होती है, एनसीडी की है, दूसरे हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट भी इसमें में है, 4 महकमे इसमें जो इन्वॉल्व करा, हम मीटिंग करेंगे, जल्दी इसकी परमिशन देंगे। अभी बात हुई। कोई चीज जब चल रही होती है तो उसमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। एक सीएम साहब, किसानों को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध हो रहा है और एमएसपी पर ये बात भी कही जा रही है नेताओं की तरफ से कि प्रधानमंत्री ने कहा है तो एमएसपी पर जो है खरीद होगी। एक तो ये समस्या आ रही है कहीं जगह कि किसानों को 10-15 दिन हो गए अपनी फसल डाले हुए, उनकी पेमेंट नहीं हुई, और कुछ जगह से ऐसी शिकायतें भी आ रही है कि एमएसपी से नीचे जो है फसल खरीदी जा रही है। देखिए, एमएसपी पर नीचे खरीदने की शिकायतें जहाँ से आती हैं, जो हमने पता किया है, उसमें या तो जो प्रदेश से बाहर के जो लोग हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के जो आ जाते हैं और जल्दी बेचना चाहते हैं, वो प्राइवेट खरीदार को बेच के जाते हैं, वो फिर जिस ढंग से लेता है। हमने अपने सिस्टम में जहाँ तक धान की खरीद है, क्योंकि ये नेशनल पूल में जाती है, तो हरियाणा के किसान को परेशानी न हो, तो पहले हरियाणा किसान आते ही फिर हम बाहर के किसानों की रेगुलर, पहले भी लास्ट में ली थी, इस बार भी लास्ट में लेंगे। मंडियों के भरी पड़ी हैं, उसकी कंस्टेंट्स हैं कुछ, और जब ऐसा विषय आता तो पहले अपने प्रदेश के किसान का लिया जाए, और अब हमने रजिस्ट्रेशन बाहर के किसान की करनी शुरू कर दी है। उसी की है जो आड़तियों से जिनका लेन देन है, जो आड़ती कहते हैं कि ये किसान हमारे इन गाँव के, इन इलाकों के हमारे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। लेकिन चूंकि बाहर उस प्रकार की फैसिलिटीज़ नहीं हैं और रेट भी बाहर कम मिलता, तो यहाँ करके वो सीधा ओपनली बेचना चाहते हैं। ओपनली अभी हम नहीं ले रहे, भले वो सेंट्रल पूल में जाना है, तो सेंट्रल पूल में खरीद वहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। तो हमारा कहना है कि पहले हम ले लेंगे, उसके बाद उनकी ज़रूरत होगी तो उनको खोल देंगे। जहाँ तक धान का विषय है, जहाँ तक बाजरा मक्का का विषय है, ये चूँकि सेंट्रल पूल की खरीद नहीं है, ये हरियाणा की खरीद है, और इसको हमने वायदा कर रखा अपने प्रदेश के किसान को, एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेंगे। खरीदने के बाद इसको या तो वापस मार्केट में बेचना पड़ता है, या हमको पीडीएस में 3-4 महीने के लिए बाजरा मक्का ये देना पड़ता है। मक्का पहले नहीं देते थे, इस बार से वो देना शुरू करेंगे। तो हमारी आवश्यकता जितनी है उतनी तो खपाएंगे, बाकी हमको मार्केट में बेचना पड़ेगा। मार्केट में नुकसान से बिकता है। पिछले साल भी हमारा लगभग 600 करोड़ रुपया इसमें लॉस में गया है। ये हम बाहर की स्टेट का नहीं लेंगे, हमने ओपनली डिक्लेयर किया है। हाँ, अगर कोई और खरीदार यहाँ खरीदता है तो खरीदे, क्योंकि विषय ये आ रहा है कि जब कानूनों में ये है कि कोई कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी खरीद सकता है, तो ये बेचने और खरीदने वाले की सहमति चाहिए। बेचने वाला तो बेचना चाहता है, लेकिन खरीदने वाली तो सरकार है। तो सरकार ने ये घोषणा की है कि हम अपने हरियाणा के किसान का ही खरीदेंगे, क्योंकि हमें लॉस होता है। तो बाहर जो अगर उनको और कोई मिलता है तो खरीद ले वो, लेकिन मंडी में आकर के एजेंसियों के माध्यम से हम बाजरा मक्का ये नहीं खरीदेंगे। जहाँ तक पेमेंट का विषय है, पेमेंट शुरू में, चूँकि हर वर्ष हर बार मैंने देखा है कि शुरू में जो 4-5 दिन की खरीद होती है उसमें समय थोड़ा लगता है, और अब चूँकि सिस्टम्स नए प्रकार के सारे बन रहे हैं पोर्टल में, अब पेमेंट चूँकि धीरे धीरे किसान को डायरेक्ट जाने लगी है। पहले समस्या नहीं थी, जितना आया आड़ती को पैसा दे दिया, आड़ती, बल्कि एक बीसीए होता था, बीसीए वहाँ मंडी में एक एजेंट होता था, उस एजेंट को सारी पेमेंट देते थे, एजेंट आगे फिर आड़तियों में बांटता था, आड़ती फिर किसानों में बांटते थे, लेकिन बहुत बड़ा पैसा उसमें से कमीशन के नाते से कट करके किसान को पहुंचता था, किसान को राशि कम जाती थी। अब जब से प्रावधान आया कि नहीं, सीधा किसान को देना है, किसान अगर कहेगा कि मेरा पैसा आड़ती के माध्यम से दो तो आड़ती को देंगे। अभी लगभग 25% 30% किसान ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारा पैसा आड़ती के थ्रू दो, वो आड़तियों को जाएगा, बाकी सब किसानों को जाएगा। अब चूंकि सीधा किसान को जा रहा है, इसलिए आड़ती के खाते में पैसा कम आ रहा है, तो इसलिए भी वो कहते हैं हमारा पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। आज की डेट में 1000 करोड़ रुपया ये रिलीज हो चुका है फूड सप्लाई के डिपार्टमेंट के आंकड़ों के हिसाब से। जिस दिन आई फार्म अप्रूव होता है, उस आई फार्म अप्रूव होने के 3 दिन के अंदर पेमेंट रिलीज होती है, ये नियम है। अब वो किसान समझता है कि मेरी बिक्री जिस दिन हुई उसके 3 दिन में मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसके 4 दिन के बाद तो आई फार्म अप्रूव होता है।
क्योंकि उसकी बोली लगती है, फिर उसकी भराई होती है, फिर उसकी वहाँ से लदान होता है, मिल में जाता है, जे फार्म कटता है, आई फार्म कटता है। आई फार्म वहाँ से जब पहुँच जाता है मिल में आई फार्म हो जाने के बाद फिर जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफ एजेंसी, वो उसको तब अप्रूव करता है और उसमें 4 दिन लगते हैं। तो अल्टीमेटली तो किसान के बेचने से और पेमेंट में 7 दिन का समय लगता है। हमने घोषणा की थी कि आई फार्म अप्रूव होने के 3 दिन में पेमेंट मिलेगी। सर, एक सरकार ने आड़ती और ये किसान और ये जो कुछ समस्या भी आई थी, विधायक भी बैठे थे धरने पे, तो आपने कहा था कि एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी ने अपनी कोई रिपोर्ट दी है किस तरह से आड़तियों की समस्या दूर होगी, या रिपोर्ट आना भी शेष है? अभी शेष है, और क्योंकि आड़ती भी व्यस्त हो गए हैं अपने अपने काम में, और मुझे लगता है कि आड़तियों की मीटिंग हम बुलाएंगे जब ये प्रोक्योरमेंट का काम पूरा हो जाएगा, और इसमें लगभग अभी 1 महीना, क्योंकि उनकी ओर से भी कुछ तो बैठा के बात करेंगे ना, तभी उस रिपोर्ट को तैयार करेंगे। अगर यूनिलेटरली बता दिया, कह दिया और उनको मंजूर नहीं हुआ तो फायदा नहीं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया जिन लोगों ने बकाया है वो कई तरह की टैक्सेस अपना रहे हैं, आपके सामने भी कई चीजें आई हैं, तो वो पैसा 10-10 साल से रिकवर नहीं हो रहा और उसमें कई तरह के खेल हो रहे हैं, कई इश्यूज आपके सामने आए, तो उसकी रिकवरी का क्या है? देखिए, रिकवरी के अपने सिस्टम होते हैं, उसमें आखिर उनसे जो मैंने गारंटीज ली हुई हैं, उनकी जो बीजीज है या उनकी जो भी है, वो तो उनको वो एनकैश करने की बात होती है। कभी कभी विवाद इतना होता है कि वो अल्टीमेटली कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में जाता है तो कोर्ट का फैसला जब होता है तब होता है। आखिर इसकी रिकवरी तो डिपार्टमेंट को करनी होती है, अब समय उसमें कितना लगेगा ये अलग अलग इंडिविजुअल केस के ऊपर होता है। हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, जनरल सुप्रीमो हैं ओम प्रकाश चौटाला, सामान्य तो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते जैसे बाहर आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझसे बड़ौदा की तरफ से कुछ सुन पाए। 2 बातें उन्होंने की जो आपसे रिलेटेड है, वो आपसे रिलेटेड है, बाकी तो बड़ौदा की तो राजनीति का सवाल में आपसे पूछेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ौदा चुनाव के बाद ये सरकार गिर जाएगी और हरियाणा में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, ये उनकी भविष्यवाणी थी। केंद्र की थी, ऐसा मुझे हमें लगता है केंद्र में 300 सीटें मुश्किल लगता है, लेकिन हरियाणा में आप किस आधार पर करें? उन्होंने कहा कि जेजेपी के 7-8 एमएलए विरोध में खड़े हैं, 2 एमएलए जो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और ये मध्यवर्ती चुनाव होके रहेंगे और बीजेपी तो बहुत बुरी तरीके से वहां पर हारेगी। दोनों को लेट करते हैं, तो उनकी इस स्टेटमेंट को आप चीफ मिनिस्टर के नाते और बीजेपी के नेता के नाते कैसे? अगर वो इतने ही बड़े भविष्यवक्ता होते तो आज जहां हैं वहां ना होते। अगर इतने ही बड़े भविष्यवक्ता वो थे तो आज जो उनकी हालत तो क्यों होती। और दूसरा, बड़ौदा चुनाव तो अल्टीमेटली 3 नवंबर को होना ही होना है, 10 नवंबर को चुनाव भी होना है, रिजल्ट भी आना है, कोई दूर तो है नहीं, इसमें कोई 5 साल 10 साल थोड़े ही है, 1 महीने की बात है। तो आप भी इंतजार कर लो, वो भी कर लें। ये उनको ये उनकी सरकार जैसे काम करती थी वैसी सरकार हमारी काम नहीं करती है। उनकी सरकारों के जो कारनामे थे वैसे कारनामे हम करते नहीं हैं, इसलिए जनता को उनकी सरकार का आभास और प्रकार का था, हमारी सरकार का आभास और तरह का है। ठीक है ना? तो सरकारें कैसी होती हैं ये मूल्यांकन जनता ने करना है। मुख्यमंत्री जी, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं और श्याम सिंह राणा आज में शामिल होने वालों की बात हो रही है, इसलिए मैं पूछा इसको आप कैसे देखते हैं? और उन्होंने कहा कि मैंने किसानों के मुद्दे पर पार्टी छोड़ी है और एक किसानों की सच्ची विदेशी पार्टी जो है वो इग्नोर हुई है। अभी 1 घंटा पहले वो शामिल हुए, वो हमारी पार्टी को बहुत पहले छोड़ चुके हैं, और जब छोड़ ही चुके हैं तो उनके बारे में मुझे क्या कहना। हमारी पार्टी के सदस्य तो उस दिन तक थे जब तक नहीं छोड़ी थी, तो मैं उससे पहले कुछ कहता। आज जब छोड़ ही चुके हैं, हमारी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, तो जो मर्जी करें। मैं कहता हूं कुछ भी बताएं, वो चूंकि कृषि विधेयक की जो विरोध कर रहे हैं और भी बहुत लोग कर रहे हैं, वो भी करेंगे, करें। कृषि विधेयक का लाभ क्या है ये किसी नेता के कहने से आज सिद्ध होने वाला नहीं है। कृषि विधेयक या कृषि के जो आगे कृषि विधेयकों के जो लाभ होने वाले हैं वो हम कई बार बता चुके हैं, वो आज भी बता सकते हैं, आगे भी बताएंगे। और उसका अल्टीमेटली लाभ जनता को कुछ समय, यानी किसान को कुछ समय के बाद ध्यान में आएगा। जब ध्यान में आएगा उस समय किसान देख लेगा। बड़ी बात यही कही गई थी कि एमएसपी पर, जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी पर खरीद होती रहेगी, मैं भी कह रहा हूं होती रहेगी। एमएसपी पर जो सेंट्रल पूल में चीजें हैं वो सेंटर के हिसाब से होगी, जो स्टेट की ने खरीदनी है वो एमएसपी और हम अपने किसान का खरीदेंगे। हमारा कहना है कि राजस्थान की सरकार
और पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकारें हैं, जरा हिम्मत करें, एमएसपी पर खरीदना शुरू करें। क्यों नहीं खरीद रहे वो? कुछ साथी असमंजस में है क्या सर? आपको लगता है कि कुछ साथी असमंजस में लगते कृषि विधेयकों पर, खासकर आपकी सहयोगी जो पार्टी है? सब समझ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको होता है, लेकिन वो भी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। उनका एक मत है कि हाँ ये किसानों के हित में नहीं है, तो उनका मत है तो है, समझेंगे कभी ना कभी। वो तो मेरे से भी बात कर चुके हैं कि मैं सहमत नहीं हूँ। हमने कहा भी ठीक है, सहमत नहीं है तो जब प्रत्यक्ष सामने आएगा तब हो जाएंगे सहमत। वैसे आप सबको सहमत कर लेते हैं, क्योंकि आप आपको नहीं सहमत कर पाए। नहीं, वो कर लेंगे, उनको भी कर लेंगे। आपकी सरकार पर ये आरोप लग रहा है, जिस किसान की डेथ हुई है अम्बाला में, वो हार्ट का पेशेंट था, उसकी हिस्ट्री है। आपने किसान आंदोलन को दबाने के लिए हत्या का केस दर्ज करवा दिया। अभय चौटाला जी ने भी इस बात का उल्लेख किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये भी हिस्ट्री है कि वो हमारा किसान मोर्चे का मंडल का अध्यक्ष था, और जब किसानों के विषय में कोई एक रैली निकल रही है तो हमारा पार्टी का पदाधिकारी बड़ी आयु का हो सकता है, तो उसको उसके मन तो रहेगा ना, मैं उस आंदोलन में या उस यात्रा में उसमें मैं शामिल हो जाऊं। शामिल हुए, बड़ी आयु के थे। अब बड़ी आयु के होने के नाते से सहज अगर यात्रा चलती रहती तो उनको भी कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन जब वहां उतनी उत्तेजना फैलाई गई, जिस ट्रैक्टर पर वो बैठे थे और उसके सामने आकर के जैसे हुड़दंग मचाया वहां विरोधियों ने, उस हुड़दंग मचाने के कारण से उसका प्रभाव कोई तो हो ही सकता है। एक सामान्य व्यवहार में चीजें चल रही हैं और एक वातावरण को इतना उत्तेजित कर दिया जाए जिसके कारण से उसके सामने हो रहा, उसी ट्रैक्टर के सामने सब लोग अड़ गए और घंटों उस ट्रैक्टर को चलने नहीं दिया। तो ऐसे किसी व्यक्ति के अगर मन पर प्रभाव पड़ जाए और उसको कोई तकलीफ हो जाए तो जिम्मेवारी तो सीधी आती है उसकी कि जिसने व्यवधान डाला है। आखिर उनको व्यवधान डालने का अधिकार क्या है? उनके भी इतने कार्यक्रम हुए, कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या किसानों ने, भारतीय जनता पार्टी के जो किसान कार्यकर्ता, उन्होंने कहीं विरोध किया? कहीं नहीं किया। और अगर ये विरोध करने की परंपरा उन्होंने शुरू कर दी है और ये विरोध अगर जारी बाकी दूसरे लोगों का भी रहा तो क्या स्थितियां बनेंगी मालूम है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करना ये सरकार का काम है, लेकिन समाज में जो रिएक्शन होते हैं उन रिएक्शंस का भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आज वो कहते हैं कि हाँ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन करने से पहले उनको समझाते ना वो। उसके बाद तो उनके सारे जितने आंदोलन की जितनी भी उनकी धाराएं चल रही थी वो एक एक करके सब बंद हो गई। मंत्रिमंडल में 14 मंत्री होते हैं, मतलब हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 14 की है। अभी हम 12 हैं, 2 स्थान खाली हैं। ये आपको भी पता, मुझे भी पता।